नमस्कार मित्रों। आज नागपुर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे जी जुड़े हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज विवेक जी को हमने अनुरोध किया था कि सीधू ने सट में आप सीधी बात करेंगे, क्योंकि वैसे भी विवेक जी सीधी ही बात करते हैं, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई और रिपब्लिकन गवई गुट के अध्यक्ष राजेंद्र गवई, उनकी माताजी उनको अमरावती के आरएसएस के विजयादशमी समारोह पर मुख्य अतिथि के नाते निमंत्रित किया जाए, इसका मतलब क्या समझना चाहिए? क्योंकि आरएसएस में ऐसा है कि जो सत्ता में होते हैं, या तो राजनीति में उनको अनुकूल बनाने के लिए, जैसे कि प्रणव दा को भी उन्होंने निमंत्रित किया था नागपुर के मुख्य कार्यक्रम में, वैसे वो कोशिश में रहते हैं कि कैसे ये निमंत्रित किया जाए जिससे कि चर्चा पूरे देश में हो। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भांजे को जज बनाया गया हाईकोर्ट का, और भाजपा के कई लोगों को जज बनाया गया। भाजपा की प्रवक्ता और मेरे मित्र अरुण साठे, उनकी बेटी, मेरे ख्याल से उसका नाम आरती है, उसको भी जज बनाया, जो कि भाजपा की प्रवक्ता थी। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा न्याय तंत्र पर प्रभाव डालने के लिए किया गया है कि नहीं है, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस तो आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान की रक्षा करना चाहिए, मगर बाद में जब वो पीठ पर बैठते हैं और जो जजमेंट देते हैं, पिछले कई जजेस का यदि रिकॉर्ड हम देखें तो मेरे ख्याल से वो आधे अधूरे जजमेंट देते हैं, जो कि सत्ता पक्ष को या तो सरकार को अनुकूल हो जाए ऐसा होता है। और सरकार को अनुकूल बनने के लिए आरएसएस, जो कि भाजपा की मातृ संस्था है, वो कुछ काम कर रही है क्या? विवेक जी से हमारे ये सवाल हैं। और विवेक जी नागपुर में न केवल आरएसएस को बहुत निकट से जानते हैं, आरएसएस के अधिकारियों से संबंध अच्छे रखते हैं जानकारी के लिए, बल्कि रासू गवई की पार्टी के लोगों से भी आपके संबंध अच्छे हैं, और पत्रकारिता में कई दशक से विवेक देशपांडे जी सक्रिय हैं। इसलिए मुझे लगा कि हम उनसे ही अनुरोध करें, उनके ही मुंह से सुने कि ये खेल क्या है। विवेक जी। हरि भाई, ऐसा है कि मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि आरएसएस के बहुत बड़े नेताओं से वगैरह मेरे बहुत संबंध नहीं है थोड़े से, लेकिन वो आपको पता है आरएसएस आयरन कर्टन के पीछे से काम करती है, और आपसे संबंध कितने भी अच्छे हैं वो अंदर की बात आपसे कभी साझा नहीं करेंगे। और आपको जो आरएसएस समझ में आती है, वो आरएसएस के लोग जो कुछ भी लिखते हैं, जो बोलते हैं पब्लिक फोरम पर, उसमें से आपको समझती है, और उनका जो लिटरेचर है उसमें से आपको आरएसएस के बारे में समझ आपकी डेवलप होती है। और जो आम आरएसएस का स्वयंसेवक है, वो जिस तरह से सोचता है, जिस तरह से बोलता है, तो ये सारी बातों का कुल मिलाकर एक पुलिंदा होता है, जिसमें से आपको आरएसएस को समझने की आपकी एक चेष्टा होती है। बस मैं वही करता हूँ। मेरे बहुत ज्यादा किसी से घनिष्ठ संबंध है और मैं उनसे रेगुलर संबंध टच में रहता हूँ, ऐसा वगैरह कुछ है नहीं। और जहाँ तक रिपब्लिकन पार्टी का सवाल है, वो उनके क्रियाकलाप ही उनका आईना है। वो उसमें से ही समझ में आता है कि वो क्या करते हैं और उनकी सोचने की दिशा और दशा क्या है। ये कई दशकों से रिपब्लिकन पार्टी के जो भी अलग-अलग फैक्शंस है, वो किस तरह से सरकार के साथ में संबंध बनाए रखते हैं। जो भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, वो उनके साथ में मिल बैठकर हमेशा रहते हैं, और उनके जो भी उससे उनको प्राप्त करना होता है, वो कर लेते हैं। ये आम तौर पर सर्वसाधारण जो रिपब्लिकन पार्टी का रवैया है, वो ये रहा है। तो उसमें से जो हमारी समझ बनती है, मैं उसी पर बात करूँगा।
अब ये जो विषय आपने लिया है उसमें 3-4 बातें ऐसी हैं जो जिसको डिनाय नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है कि आरएसएस ने खुद होकर अ, ये इनको अप्रोच किया, जो हमारे चीफ जस्टिस की माताजी है कमलताई, उनको अप्रोच किया और उनको इनवाइट किया, उनको आमंत्रित किया अमरावती के 5 तारीख के विजयादशमी कार्यक्रम में। तो पहली बात तो उसमें से एक सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि क्या आरएसएस ने ये करना चाहिए था? जब उनको पता है कि ये विद्यमान अ, मुख्य न्यायाधीश की माताजी है, तो उनको किसी भी तरह से अड़चन में न डालने की सोचनी चाहिए थी आरएसएस ने, लेकिन आरएसएस ने वो नहीं सोचा। अब कोई ये कहेगा कि हो सकता है कि आरएसएस ने जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है उनसे पूछ लिया हो कि क्या हम आपकी माताजी को बुला सकते हैं, और उन्होंने हामी भरी हो, ये हो सकता है, ऐसा भी कुछ लोग कहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, ये तो सारी बातें जो है गुलदस्ते वाली बातें, किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या है प्रोसेस। क्या भूषण गवई जी को पूछा गया, क्या आपकी माताजी को हम इनवाइट करना चाहते हैं? हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह की कोई एम्बैरेसमेंट हो, कोई तकलीफ हो, कोई आपके ऊपर सवाल खड़े किए जाए, हम नहीं चाहते, तो हम आपकी अनुमति लेकर ही उनको बुलाएंगे। क्या इतनी उदारता आरएसएस के विचारों में है, आरएसएस के क्रियाकलापों में है? हमको पता नहीं। मुझे लगता है कि सीधे तौर पर अमरावती से उनके आरएसएस के फंक्शनरीज उनके घर गए होंगे और इन्होंने शायद हामी भरी होगी। हो सकता है कि इन्होंने अपने बेटों को पूछा हो या न भी पूछा हो, क्या बताया जा सकता है? क्योंकि उन्होंने कभी कमलताई ने खुद होकर, और उनके जो दूसरे बेटे राजेंद्र गवई, उन्होंने भी जो वीडियो जारी किया उसमें कहीं से भी इस प्रोसेस के बारे में नहीं बोला है कि क्या हुआ, किस तरह से ये हुआ, क्या आरएसएस के लोग उनके पास आए, फिर क्या हुआ, क्या उन्होंने आपस में चर्चा की और ये कहा कि हम आपको बताएंगे, विचार करेंगे इसके ऊपर और फिर बताएंगे, या फिर तुरंत हामी भरी गई? किसी को कुछ पता नहीं है, और आरएसएस की तरफ से भी इसका कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है। तो हमको सिर्फ अटकलें लगाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो मैं देखिए, जो भी जिस तरह से भी ये हुआ है, क्या जो हुआ वो उचित हुआ, ये दूसरा सवाल है। तो क्या इस तरह से मुझे नहीं लगता कि आरएसएस ने ठीक किया, क्योंकि इससे चीफ जस्टिस की पोजीशन जो है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचती है, उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ने उनको खुद ही परमिशन दी हो तो बात अलग है। खैर जो भी है, लेकिन क्या ये करना चाहिए, ये होना चाहिए? तो उसका सीधा जवाब है कि नहीं। जब तक कम से कम वो उस पद पर बैठे हैं, तब तक तो कम से कम उनको नहीं बुलाया जाना चाहिए था, और उन्होंने नहीं जाना चाहिए था, उनकी माताजी ने नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उनके बेटे ऐसे एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं जहां पर उनके न्यूट्रलिटी का हवाला दिया जाता है, उनको न्यूट्रल रहना ज़रूरी है, और उनके ऊपर किसी भी तरह से इस मामले से उनके ऊपर कोई ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं आया कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, वो प्रो आरएसएस है, इस तरह की कोई बात उनके बारे में ना छिड़े, उस तरह के विवाद उनके बारे में ना छिड़े। इसकी इसकी इस तरह की सोच मुझे लगता है उनके माताजी की तरफ से होनी चाहिए थी, और उन्होंने अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि 1-2 महीने में ही शायद अब रिटायर होने वाले हैं गवई साहब, तो तब तक इंतजार करना चाहिए था। अगले साल के दशहरा फंक्शन में चले जाते, लेकिन आरएसएस अगले साल उनको नहीं बुलाता। वो इसलिए कि आज उनके बुलाने का जो महत्व है और उससे जो बात बनती है वो बात अ, अगले साल नहीं बनेगी, और तो ये मौका ताड़ा है आरएसएस ने और उनको बुलाया है। अब उनके जो दूसरे बेटे हैं राजेंद्र गवई, क्या 2 बेटों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है? ये भी सवाल पैदा होता है। पहले ये आया कि भई वो जाने वाली है, फिर बाद में कोई खत आया जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, बाद में ये भी कहा गया कि नहीं-नहीं वो फेक है। अगर फेक है वो खत, तो जिन लोगों ने उस खत को सोशल मीडिया पर डाला है, ये गवई फैमिली का एक दायित्व बनता है कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। लेकिन आप सिर्फ कह भर रहे हैं कि हमने नहीं लिखा है, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप संदेह में के घेरे में इस खत को रख रहे हैं। ये हो सकता है कि लिखा तो आप ही ने है, लेकिन अब आप उसको बैक आउट कर रहे हैं और पब्लिक कंजम्पशन के लिए सिर्फ बोल रहे हैं कि हमने लिखा नहीं है।
और जिन्होंने इसको पब्लिक मीडिया में डाला है उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो सिर्फ आप बचावात्मक एक पोजीशन लेकर बात कर रहे हैं, ऐसा भी संदेह आपके बारे में उत्पन्न होता है। इसकी भी शायद गवई फैमिली ने इस बात के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल जब हम इस विषय के ओर देखते हैं तो ये इतना अनडिजायरेबल है। और ये आप देखिए पिछले 11 साल में ही क्यों हो रही है ऐसी घटना। अगर इनकी जगह कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वो इस तरह से मुख्य न्यायाधीश के मां को इनवाइट करके तकलीफ में डालती? इससे पहले क्यों नहीं हुई इस तरह की घटनाएं? अब नागपुर के कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद शामिल, जो जो भूतपूर्व हमारे प्रेसिडेंट है। उससे पहले प्रणब मुखर्जी को भी इन्होंने बुलाया था और प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में इनको कुछ अभ्यास के लिए कुछ बातें भी बताई थी। बिल्कुल भी मतलब उनके फोरम में जाके उनके तरफ से बात उन्होंने नहीं की थी। ये भी क्योंकि मैं उस समय रिपोर्टिंग में था तो मैंने वो रिपोर्ट किया था। कहीं से भी वो आरएसएस के तरफ से बात कर रहे हैं ऐसा उनके भाषण में कोई बात उन्होंने नहीं कही। तो ठीक है, फोरम पे जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको बॉयकॉट करें। उससे पूर्व कुछ साल पहले जो सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और डॉक्टर है अभय बंग, उनको भी संघ ने बुलाया था, वो भी गए थे और वहां जाकर उन्होंने संघ को खरी खरी भी सुनाई थी। तो ये होना चाहिए, किसी फोरम को बॉयकॉट करने का कोई कारण नहीं है, जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जा रहा है उसने उसके क्या परिणाम होंगे, क्या इसका रिफ्लेक्शन किसी उनके फैमिली के किसी मेंबर पर गलत तरीके से होगा, ये सोचना भी जरूरी है। जी, आपने जैसे कहा, आपने बंग का उदाहरण दिया। मेरे ख्याल से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुणे में संघ की शाखा में गए थे, यानी उनके कार्यक्रम में गए थे। उसका इस्तेमाल आरएसएस की ओर से बहुत किया जा रहा है। हालांकि संघ की भूमिका जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की है, और डॉक्टर आम्बेडकर ने हमेशा सरदार पटेल की तरह हिंदू राष्ट्र का विरोध किया है, किसी भी हालात में उसका विरोध किया है, मनुवाद का विरोध किया है। आप सही फरमाए। दूसरी बात, राहुल गांधी के केस में आपको मालूम है गवई थे, उसमें जस्टिस गवई उस केस में थे, और उन्होंने पब्लिक यानी प्लेटफॉर्म पर से उनके जज पर सीट पर बैठे थे और कहा था कि मेरे पिताजी कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का संबंध था, कई सालों साल संबंध था। रासू गवई यानी रिपब्लिकन पार्टी गवई, और वो अध्यक्ष थे उसके। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के विधान परिषद के वो सभापति थे, फिर राज्यपाल भी कांग्रेस ने बनाया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि आपको यदि दोनों में से किसी को भी आपत्ति है तो मैं इसमें से निकल जाता हूं। मेरे ख्याल से तब हमें उन पर उनके बारे में आदर हुआ था, और जो जजमेंट दिया था वो राहुल गांधी के पक्ष में गया था। मगर ये घटना जो बनी, यानी मैं आपके आरएसएस के लोगों से संबंध, यानी हमारे संबंध क्या होते हैं, हमारे जानकारी के लिए संबंध होते हैं। मैं आप पर कोई टैग नहीं लगा रहा हूं, हमारे संबंध केवल जानकारी के लिए होते हैं और हम इंडिपेंडेंटली रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये यानी जानबूझकर भूषण गवई का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, ऐसी एक संभावना तो निर्माण हो रही है। और राजेंद्र ने जिस प्रकार से निवेदन दिए हैं, लोक सत्ता में रिपोर्ट आई, वो जो पत्र आपने जिसका जिक्र किया वो पत्र, और आपने सही फरमाया कि उस पर एक्शन लेने के लिए, क्रिमिनल एक्शन लेने के लिए क्यों राजेंद्र गवई नहीं पुलिस एक्शन की बात करते, यानी शंका के घेरे में तो है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब उसकी माताजी का सवाल है, जो शपथ लेने के लिए जाता है और माताजी को चरण स्पर्श करके जाता है, तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ता है कि ये अपनी माताजी को तो चरण स्पर्श करता है, तो उसका इस्तेमाल करो, उसके नाम का इस्तेमाल करो, जैसे डॉक्टर आम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे गांधी जी दिसंबर 38 में गए थे वर्धा में, बजाजवाड़ी में, वो केवल देखने के लिए गए थे, मगर उसका भी इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये तो इस्तेमाल करने के लिए ही शायद
ये आयोजन हुआ हो, ऐसा नहीं लगता आपको? पहले वो तो इस्तेमाल करने के लिए हुआ है। ये अम्बेडकर का जब हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि अम्बेडकर संघ की शाखा में आए थे, और ये मतलब ये इनका नया पैंतरा है। एक वक्त था जब ये अम्बेडकर का बहुत कड़ा विरोध करते थे आरएसएस वाले, और इनकी शव यात्रा भी निकाली थी। मतलब जब वो हिंदू कोड बिल वगैरह आया था तो पुतले एफिजी जलाए बर्निंग थे, अम्बेडकर, पुतले जलाए जी थे। जी, तो इन्होंने ये भी किया है। और ये अभी आज कह रहे ये अम्बेडकर के बड़े हिमायती बनने की बात करते हैं, ये झूठे हैं। ये जैसे गिरगिट रंग बदलता है, बिल्कुल उस तरह से ये भी रंग बदलते हैं, जैसी परिस्थिति बनती है। देखिए आप और ये कहते भी है, और उसको जिस तरीके से कहते हैं किसी को लगेगा कि ये कितने कल्चर्ड है। मतलब जो दिल्ली में कुछ सालों पहले मोहन भागवत जी के एक उनकी एक भाषण माला हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमने बंच ऑफ थॉट और वो वी नेशनहुड डिफाइन, ये ये जी ये जो किताबें हैं इनमें से कालानुरूप जो नहीं है वो बातें निकाल दी है। मतलब ये कहते क्या है कि वो सारी बातें उस समय कालानुरूप थी। मतलब अगर उसमें ये लिखा है कि मनुस्मृति को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए, तो वो उस समय 1947 में उस समय वो कालानुरूप थी क्या? हिटलर और मुसोलिनी ये हमारे आदर्श है, ये अगर आपने लिखा है, तो ये उस समय सुसंगत थी, काल सुसंगत थी, आज नहीं है, ऐसा आपको कहना है क्या? तो ये इतने झूठे हैं, ये इनके झूठ की कोई मतलब परिसीमा नहीं है। तो ये कालानुरूप तो कभी भी नहीं थे, काल सुसंगत कभी भी नहीं थे। ये सारी बातें हमेशा ही गलत थी, पहले भी गलत थी, आज भी गलत है और कल भी गलत रहेगी। तो आम्बेडकर जी के बारे में इनके एडिटोरियल्स में, इनके जो मुखपत्र है उनके एडिटोरियल्स में क्या लिखा गया है, ये सबको पता है। और ये आज हम आम्बेडकर जी का बड़ा नाम लेते हैं, बड़ा गौरव के साथ नाम लेते हैं, ये इसीलिए है क्योंकि ये अपना जो सही वाला एजेंडा है उसको छुपाना चाहते हैं। और सही वाला एजेंडा इनका ये है कि वो वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। उसी वो प्रकृति पुरुष वगैरह ये सारी बातें ये हमेशा कहते हैं कि कभी इक्वालिटी नेचर में ही नहीं है, निसर्ग में ही कोई इक्वालिटी नहीं है। ये इस तरह की बातें इनके विवेचन में हमेशा आती है। तो ये बिल्कुल उसके खिलाफ है और इक्वालिटी के वगैरह खिलाफ है। इसके कई प्रमाण दिए जा सकते हैं। इसलिए फिर जब ये अम्बेडकर की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से झूठ है। ये स्पष्ट होता है। ये गांधी की भी बात करते हैं। अब इनसे प्रेरणा लेकर गोडसे ने गांधी जी की हत्या की और ये गांधी जी की बात करते हैं। और गांधी जी ने तारीफ की संघ की, ऐसा कहते हैं अम्बेडकर। अब अम्बेडकर जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि हिंदू राष्ट्रीय दलितों के लिए सबसे बुरी चीज होगी, ये अम्बेडकर जी ने लिखा है। और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये कहाँ से अम्बेडकर के हिमायती हो गए? तो ये किसी भी चीज का अपने नैरेटिव को गढ़ने के लिए और अपने झूठ को सच साबित करने के लिए इस तरह से गलत इस्तेमाल करना, ये उनकी इनकी पुरानी मोडस ऑपरेंडाई है। और उसी के तहत ये सारी जो इनके जो क्रियाकलाप है वो उसी का एक हिस्सा होते हैं हमेशा। तो ट्विस्टेड फैक्ट को ट्विस्ट करना, झूठ को सच के रूप में पेश करना, ये मोडस ऑपरेंडाई का पार्ट है। उसी के तहत मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी भी उन्होंने जनरेट की और वो चाहते थे कि इस कंट्रोवर्सी हो, ऐसा भी लगता है। या फिर अदरवाइज वो तो ये अगर ये सच्चे होते तो ये क्या करते कि नहीं, हमारे इस निमंत्रण से अगर मुख्य न्यायाधीश की माता जी को कोई दुविधा है तो हम इस निमंत्रण को वापस लेते हैं। ये करना चाहिए था उन्होंने, ये नहीं करेंगे कभी, कभी नहीं करेंगे। अब ये दोनों प्रोग्राम में दो दलित फेसेस को वो ये ले आए, रामनाथ कोविंद और इनकी माता, ये दिखाना ये चाहते हैं कि हम प्रो दलितों दलित की है। हिमायत। जी, हम प्रो दलित है, जैसा ऐसा कुछ है नहीं। ये प्रो ब्राह्मीण है, ये प्रो ब्राह्मणिज्म है। इसके कई प्रमाण दिए जा सकते हैं। जी सर, एक अंतिम सवाल। राजस्थान हाईकोर्ट के सामने मनु का स्टैच्यू लगाया गया है और वो भाजपाई शासन में ही लगा है, भाजपाई शासन में,
यानी आपने जो कहा उसी का प्रमाण ये है कि मनु का वहां पर स्टैच्यू लगाते हैं, तो ये तो खुले तौर पर मनुवादी मनुस्मृति को ही लागू करना चाहते, यही हुआ ना। जी, जी। और मनुस्मृति को स्कूल के करिकुलम में भी इंक्लूड करने की इनकी सारी कोशिश चल रही, कहीं तो उन्होंने कर भी दिया है, ऐसा मैंने कभी पढ़ा था। ये मनु का जी पुतला जी, ऐसा है कि ये पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था के सपोर्टर्स है। और ये आप देखिए, मैंने इसके बारे में एक विस्तृत लेख लिखा है, जो कल शायद छपेगा, तो उसपे मैंने यही लिखा है कि ये ब्राह्मणवाद के हिमायती है बेसिकली। ये ब्राह्मणवाद को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको कैमोफ्लेज करते हैं हिंदुत्व से। तो ये कहते हैं कि हम हिंदू पूरे समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं और ये मुसलमानों को एक अपना दुश्मन बताकर हिंदू समाज की यूनिटी अचीव करना चाहते हैं कि हमारा कॉमन एनिमी ये है, इसलिए हम आपस के भेद सारे भूल जाएं और हम इस शत्रु का मुकाबला करें। ये इस तरह की ये बात करते हैं, जबकि अंदर से ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को दबाना चाहते हैं। सामाजिक न्याय की, हिंदू समाज के अंदर कोई रिबेलियन न हो जाए, हिंदू समाज के अंदर जो तबके हैं जो शतकों से जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो कहीं रिवोल्ट न कर दे, वो रिबेलियन न कर दे, इसलिए उनको इस लड़ाई में उलझा देना, एंटी माइनॉरिटिज्म वाली लड़ाई में उनको उलझा देना, और ताकि वो अपनी जो हक की लड़ाई है वो भूल जाएं, उस लड़ाई से वो दूर। ये इनका अंतस्थ जो प्लान है वो ये है। वो उसको इतने शब्दों में कभी वो कहते नहीं है, लेकिन प्लान यही है। यही, इसी बात को मैंने अपने लेख में बहुत विस्तृत तरीके से लिखा है। वरना क्या कारण है कि पिछले 100 सालों में एक भी मतलब आपके जितने भी सरसंघ चालक और या जो भी आपके अधिकारी रहे हैं पूरे, उसमें 99.9% ब्राह्मण ही क्यों रहते हैं? आपके सही। जो स्वयंसेवक है, उसमें भी 90% ज़्यादा मैंने ये भी लिखा है कि ये जब इनके इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जब इनका वार्षिक वो एक कार्यक्रम होता है, इसमें ट्रेनिंग सेशन होता है, उसका एक ओटीसी। वैलिडिक जी, संघ शिक्षा वर्ग, हाँ उसका हाँ। वैलिडिक्टरी फंक्शन होता है। उसमें ये बिल्कुल विस्तृत जानकारी देते हैं कि इसमें कितने डॉक्टर शामिल हुए हैं, कितने इंजीनियर शामिल हुए हैं, कितने पीएचडी होल्डर्स हैं, कितने टीचर्स हैं। तो उस दृष्टि से वो कभी भी इसमें अलग-अलग जातियों के कौन कितने-कितने लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, ये कभी स्टैटिस्टिक्स देते नहीं। उस उसके लिए ये कहते हैं कि नहीं, हम जाति व्यवस्था में विश्वास ही नहीं करते, हम जाति की बात ही नहीं करेंगे। तो फिर आप क्वालिफिकेशन क्यों बताते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? उसकी क्या ज़रूरत है? आप ये साबित करना चाहते हैं कि किस तरह से पढ़े-लिखे लोग हमारे साथ हैं। जुड़े। तो क्या पढ़े-लिखे लोग साबित होने से आपकी लेजिटिमेसी बनती है? तो फिर अलग-अलग जाति के लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, इससे भी तो आपकी लेजिटिमेसी बननी चाहिए। आपके खिलाफ जो एक आरोप लगाया जाता है कि आप ब्राह्मणिकल है, उस आरोप को खारिज करने के लिए तो आप दीजिए कि आपके इस ट्रेनिंग सेशन में कितने ब्राह्मण हैं, कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं। इन्होंने 1925 में संघ की स्थापना जिस पृष्ठभूमि पर की, वो पृष्ठभूमि भी यही थी कि जब दलित और पिछड़ों की लड़ाई जोर पकड़ रही थी, रेडिकलाइज हो रही थी, और जिस समय हिंदू महासभा ऑलरेडी हिंदुओं का फ्रंट था, तो आपको अलग से एक हिंदू फ्रंट बनाने की क्या जरूरत थी? वो था हिंदू महासभा, और वो हिंदुओं की बात करता था, हिंदुओं के हित की बात करता था। आप उसमें शामिल क्यों नहीं हुए? आपने अलग फ्रंट क्यों बनाया? क्योंकि आपका उद्देश्य हिंदू महासभा से अलग था। तो अलग उद्देश्य क्या था? तो यही था कि जो रिबेलियन वाली स्थिति बनी है हिंदू समाज में, उस स्थिति से कैसा निपटा जाए और ब्राह्मणों को उससे कैसा बचाया जाए, ये आपका उस समय कंसर्न था। उसका सही। दूसरा उसका दूसरा जो एविडेंस मिला वो मंडल कमीशन के समय मिला। जी। अगर आप हिंदुओं के हिमायती थे, तो आपने मंडल कमीशन को सपोर्ट करना चाहिए था। बिल्कुल हमारे जो पिछड़े हुए भाई-बंध हैं, उनको उनको उनका हक मिलना चाहिए।
इस आपने आपने क्या किया, उसका जवाब आपने कमंडल से दिया। कमंडल से आपने दिया। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप राम मंदिर ले आए। तो आप किसी भी तरह से जाति व्यवस्था को खत्म करने की दृष्टि से आपने जिस समय स्टेप्स जो लेनी चाहिए थी वो नहीं ली, उसके खिलाफ आपने स्टेप्स ली, इसके एविडेंसेस है। तो सही। ये छद्म है। ये जो हिंदू यूनिटी है ये एक छद्म है। हिंदू यूनिटी के नाम से हिंदू समाज के अंदर का जो हक की जो लड़ाई है उसको दबाना, उसको उसका अटेंशन डाइवर्ट करना, ये खेल है आरएसएस का, ऐसा मेरा मानना है। जी। वाह। विवेक जी, आज आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और मेरे ख्याल से अंदर की बातें, जो छद्म उनका जो खेल है वो उजागर किया। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।